नमस्कार। क्या हाल चाल है बाबू लोग? क्या पढ़ना था हम लोगों को? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। उसमें पहला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा? बता दो फटाफट, जल्दी बता दो। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या पढ़े? वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़े? वियोजन अभिक्रिया। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें क्या पढ़ना है? फटाफट बता दो, क्या पढ़ना है? देखो भाई, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिए हैं। वियोजन अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार थे, 3 प्रकारों के बारे में पढ़े थे। पहला क्या था? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पहला क्या था? ऊष्मीय वियोजन। दूसरा क्या था? प्रकाशीय वियोजन। और तीसरा क्या था? इलेक्ट्रिकल यानी वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इन 3 अभिक्रियाओं के बारे में देखे थे ना? नहीं देखे थे? देखे थे। अगला हम लोगों का आज क्लास स्टार्ट करें किस पर, कौन से टॉपिक पे? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग डाल लो भाई। आज का क्लास होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग डाल लो। अभिक्रिया का तीसरा प्रकार होगा प्रतिस्थापन, या इसी को क्या कहेंगे बाबू लोग? विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया, प्रतिस्थापन या विस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन, या इसी को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो बाबू लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन देखना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। होता क्या है इसमें? 2 तरह से हो सकता है कि एक सिंगल सबस्टांस का डिस्प्लेसमेंट हो जाए और दोनों सबस्टांस अपना स्थान अदला बदली कर सकते हैं। तो देखोगे बाबू कि इसमें 2 तरह से एकल विस्थापन भी होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? दूसरी क्या हो सकती है अभिक्रिया बाबू? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहली हो गई भाई एकल विस्थापन को क्या लिखेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेंट रिएक्शन। क्लियर है? दूसरा क्या होगा भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो भाई, इसमें होता क्या है कि AB कोई सबस्टांस होता है। पहले में देखोगे कि AB कोई पदार्थ है, यौगिक है मान लो, और इसके साथ जैसे कोई X A से अधिक क्रियाशील आ गया, A से अधिक क्रियाशील आ गया, तो यह क्या करेगा? B को अपने साथ ले लेगा, B को अपने साथ लेगा तो बनाएगा XB प्लस A बाहर हो जाएगा, प्लस A बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? एकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। एकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब देखोगे कि यहाँ जो देखा आपने कि X क्या है? अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। किससे अधिक क्रियाशील है भाई? A से अधिक क्रियाशील है। किससे? A से अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसने B को अपने साथ ग्रहण कर लिया, यानी A को विस्थापित करके A का स्थान X ने खुद ग्रहण कर लिया। A को विस्थापित किया और अपना A का स्थान खुद ग्रहण कर लिया, यानी अकेले किसी एक अधिक क्रियाशील धातु द्वारा दूसरे
कम क्रियाशील धातु का विस्थापन हो गया। अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु का विस्थापन हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यानी क्या हुआ बाबू, अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु का विस्थापन हुआ। तो पहली बात मिली कि अधिक क्रियाशील धातु द्वारा, अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु का विस्थापन हो गया। कम क्रियाशील धातु का विस्थापन हो गया। इतना बात समझ में आ रही है बाबू? हो गया। यानी अधिक क्रियाशील धातु का कम क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु का विस्थापन हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा जब इसका डिफिनीशन देकर हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा आप हेडिंग डालो, वीडियो को पॉज करो और हेडिंग डालो बाबू लो, तो फटाक से हेडिंग डालो। देखो बाबू, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि X अधिक क्रियाशील है किससे भाई? A से। A से अधिक क्रियाशील है कौन? X। यानी अधिक क्रियाशील धातु द्वारा, काहे हंस रहे हो? हाँ, तुझे हंसना है तो हमको ही देख के हंसना है। हाँ, क्या कमी है हम में? बोलो, क्यों हंस रहे हो? अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दिया जाता है। यानी मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस्ड करके और खुद उसका पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? हाँ, चलो। अब दूसरा क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, कि यहाँ देखोगे कि AB प्लस XY और यहाँ A पॉजिटिव है, B निगेटिव है, X पॉजिटिव है, Y निगेटिव है। तो X निगेटिव यानी A अपना स्थान ग्रहण कर लिया। यानी ध्यान से देखोगे बाबू, बातें कम करिए, कि यहाँ से A दोनों अपना स्थान ग्रहण कर लिए और फिर यहाँ से देखोगे कि A वाला अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है? A वाला अपना स्थान ग्रहण कर लिया और जब अपना स्थान ग्रहण किए तो क्या बना है? AY बना है और प्लस BX बना है। AY और BX बना लिया, या XB कह लो या क्या कह लो? XB कह लो। यानी यहाँ क्या किए हैं? अपने आयनों का आदान प्रदान किए हैं। आयनों का आदान प्रदान किए हैं। जब परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिकों का निर्माण होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। यानी एक्सचेंज ऑफ देयर आयन्स, यानी ये अपने आयन का एक्सचेंज किए हैं। आयन का एक्सचेंज यानी आयनों का विनिमय किए हैं। आयनों का विनिमय हुआ है। विनिमय यानी आयनों का आदान प्रदान। आयनों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस किया है। क्लियर है? लेकिन इधर क्या हुआ कि मोर अधिक क्रियाशील धातु द्वारा, यानी कहने का अर्थ है कि लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव मेटल। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी लेस रिएक्टिव मेटल क्या हो जा रहा है? डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है मोर रिएक्टिव मेटल द्वारा। ये दोनों बातें अलग अलग करके हम लोग अब पढ़ लेते हैं। तो पहला हेडिंग क्या डालेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या हेडिंग डालेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसको देखिए, अगर नोट करना हो तो नोट कीजिए फटाक से। आगे बढ़ें? पक्का हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं बाबू लोग। दूसरा पहला हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? एकल विस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग डालेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल
विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी इसको क्या लिखेंगे भाई? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन लिखेंगे वैसी, बोलिए, लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से देखोगे बाबू, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु द्वारा अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा, तत्व को क्या कह लोगे भाई? धातु कह लोगे। क्या कह लोगे? धातु। अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व यानी धातु का विस्थापन होता है, विस्थापन होता है। क्या कहलाती है भाई? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, यानी जिसमें अधिक क्रियाशील धातु का कम क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन हो जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कहने का अर्थ है कि सच अ केमिकल रिएक्शन, सच अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन in which a more reactive metal, a less reactive metal, a less reactive metal displaced by more reactive metal is called single displacement reaction, single displacement reaction, single displacement reaction, यानी मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड करता है लेस रिएक्टिव मेटल को, लेस रिएक्टिव मेटल को। जैसे हम कर क्या सकते हैं कि अभी हमने बताया एक एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ ए था, बी था, ए था और बी था, ए पॉजिटिव था, बी निगेटिव था, बी क्या था? निगेटिव था। और यहाँ कोई एटम आता है एक्स, और एक्स क्या है? मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, यानी अधिक क्रियाशील है। रिएक्टिव किससे अधिक क्रियाशील है? तो ए से, यानी कहने का अर्थ है कि ए से अधिक क्रियाशील है, 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 और इसको यह डिस्प्लेस्ड कर देता है, इसको यह क्या करता है भाई? डिस्प्लेस्ड कर देता है, इसको यह डिस्प्लेस्ड करता है। जब डिस्प्लेस्ड करता है तो क्या बनाता है मेरे बाबू? हाँ, क्या बनाता है? एक्स बी बनाता है। क्या बनाता है? एक्स बी, यानी अब एक्स पॉजिटिव हो गया, बी निगेटिव हो गया, प्लस ए अलग हो जाता है, ए अलग हो जाता है, ए अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी कम क्रियाशील धातुओं का अधिक क्रियाशील धातुओं द्वारा विस्थापन। लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड बाय द मोर रिएक्टिव मेटल्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों को समझ में आ रही है? कोई तकलीफ है? हाँ, मुंह से बोला करो। देखो कभी मंदिर गया है? हाँ, मंदिर गए हो ना? तो मंदिर जब हम लोग जाते हैं तो मंदिर के बाहर बहुत बड़ा घंटा लगा रहता है, बहुत बड़ा घंटा लगा रहता है। उस घंटे में एक छोटी सी लुरकी लगी रहती है, लुरकी पे हम लोग हल्का सा पुश करते हैं तो टन टन की आवाज़ आती है। उसी तरह से इस पूरे बड़े मंदिर में इतना बड़ा घंटा
और इस घंटे में छोटी सी लुरकी है। लुरकी को हिलाओगे तो टन टन की आवाज़ आएगी, लेकिन तुम कर क्या रहे हो, पूरा घंटा को पकड़ के झकझोर दे रहे हो। ठीक, ऐसा नहीं करना है। करना है तो मंदिर में जाओ तो घंटे में लुरकी पर प्रेशर दो, ना कि घंटा को पकड़ के हिलाना है। तो मुंह खोल के बोला करो, मुंह खोल के बोला करो। टाइम हो गया पक्का? कितने लोगों का टाइम हो गया? जिनका टाइम हो गया भाई वो जा सकते हैं। चलिए पॉज करते हैं, वीडियो नोट कर लीजिए और जाइए। चलो बाबू हो गया, जिनको जाना था वो लोग चले गए। आगे बढ़े हम लोग। तो अब सुनो, ये हो गया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखना है। क्या देखना है? एग्जाम्पल। ये तो मेन रिएक्शन रहा, मेन रिएक्शन रहा। इस रिएक्शन को हम लोग इसी रिएक्शन के आधार पर क्या कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यानी मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड बाय द लेस रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड बाय द लेस रिएक्टिव मेटल। हो गया। अब सुनो भाई, बहुत सारा एग्जाम्पल देना है, बहुत सारा एग्जाम्पल देना है। आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम्पल देखो तो भाई फटाफट एग्जाम्पल देखो। 1 1 2 2 3 3 4 1 4 एग्जाम्पल। यानी कहने का अर्थ है कि किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। पहला देखना कि किसी कम क्रियाशील धातु का उसके यौगिकों से अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। चलो विस्थापन करते हैं फटाफट। यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय मोर रिएक्टिव मेटल। यानी अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातुओं का विस्थापन। अब सुनोगे मेरे बाबू, ये बातें हमको देखनी है। तो अब इन बातों में सबसे पहला बात हम देखते हैं एग्जाम्पल में, कि देखो एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? तो फेरस का और कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट और फेरस का। तो देखो यहाँ कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 होता है। इसको कहते हैं बाबू लोग कॉपर सल्फेट कहते हैं। और कॉपर सल्फेट सुनोगे बाबू, इंग्लिश में लिखेंगे कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं, फेरस के साथ रिएक्शन कराते हैं। फेरस मोर रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट के साथ। यह सल्फेट को अपने साथ एक्सेप्ट कर लेता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, FeSO4 बनाता है। प्लस कॉपर को अलग कर देता है, क्लियर है? तो यहाँ क्या बना भाई, फेरस सल्फेट। कौन सल्फेट बना? फेरस सल्फेट बन गया। और यह क्या बन गया, कॉपर बन गया। क्या बन गया? कॉपर बन गया। इसी तरह से पहले दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। फटाफट बता दो, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बोल दो भाई। कि यानी दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं Zn प्लस CuSO4 का। Zn प्लस CuSO4 का ले सकते हैं। तो देखो भाई CuSO4 का ले लिए, फिर कॉपर सल्फेट का, और Zn से अभिक्रिया कराते हैं। इसको जिंक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिंक कहते हैं। चलोगे भाई, इसको जिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक। और यह क्या है भाई? कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट करता क्या है, इसको विस्थापित कर देता है। और कैसे विस्थापित करता है बाबू? तो यानी ये बना लेता है जिंक सल्फेट। क्या बना लेता है? ZnSO4 बना लेता है। ZnSO4 यानी क्या बनाता है भाई? जिंक सल्फेट बना लेता है। जिंक सल्फेट। प्लस क्या बन जाता है? CO। प्लस क्या बन जाता है? CO। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल फटाफट बोल दीजिए। बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे
बहुत सारा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे AgNO3 का ले लेते हैं, AgNO3 का, और कॉपर से इसका रिएक्शन कराते हैं। क्या बनाते हैं भाई? AgNO3, यानी इसका नाम क्या होता है भाई? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट हिंदी में लिख सकते हैं भाई, सिल्वर नाइट्रेट लिख सकते हैं, नाइट्रेट लिख सकते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट किससे अभिक्रिया करता है? सिल्वर, बोलो बाबू, सिल्वर नाइट्रेट किससे अभिक्रिया करता है? कॉपर से। तो क्या बनाता है? CuNO3 टोटल द होल ट्वाइस, CuNO3 टोटल द होल ट्वाइस, प्लस क्या बन जाता है भाई? Ag बन जाता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वेशन हो गया बैलेंस। इसको कॉपर नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर नाइट्रेट बोलते हैं, कॉपर नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्रेट। अब एक बात समझ में आई कि इसमें देखोगे मेरे बाबू कि इस पूरी अभिक्रिया में यहाँ फेरस किससे अधिक क्रियाशील है? यानी फेरस कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। फेरस कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ देखोगे कि CuSO4 जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। जिंक कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। और यहाँ क्या है बाबू? तो कॉपर Cu Ag की तुलना में, Ag की तुलना में अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, क्रियाशील है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? यानी यहाँ देख रहे हैं कि Fe इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, कॉपर की तुलना में अधिक रिएक्टिव है। यहाँ क्या है भाई? Cu मोर रिएक्टिव दैन Ag, Cu मोर रिएक्टिव दैन Ag। यहाँ Zn मोर रिएक्टिव दैन, Zn इज मोर रिएक्टिव दैन Cu। क्लियर है ना? ये बातें समझ में आ रही है? यानी मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर रहा है? लेस रिएक्टिव मेटल को उसके यौगिक से डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उसके कंपाउंड से विस्थापित कर दे रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है? चलो ये सारे उदाहरण एग्जाम्पल उतारो, पहले वीडियो पॉज करो और नोट करो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो पॉज करो और नोट करो, वीडियो पॉज करो और नोट करो जल्दी से। हाँ बोलो बाबू, क्या तकलीफ है? इसका इंग्लिश वही होगा ना, Cu इज मोर रिएक्टिव दैन Ag हो जाएगा। Cu इज मोर रिएक्टिव दैन Ag, इसका इंग्लिश लिख लेना, Cu इज मोर रिएक्टिव दैन Ag। Ag को कहेंगे सिल्वर। कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। यहाँ कह रहा है कि Zn जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, यहाँ फेरस इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब क्या पढ़ना है भाई? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज के लिए समय का थोड़ा सा अभाव था, यही लास्ट होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, या इसी को कुछ लोग कहते हैं उभय विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो बहुत प्यारा सा रिएक्शन होगा, बहुत प्यारा सा। इसमें क्या करोगे बाबू? आप बता दो, डेफिनेशन फटाफट बताओ, जल्दी से बोलो जल्दी से। यानी कहने का अर्थ है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के अणु अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, और आदान प्रदान कर अभिक्रिया करते हैं, क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो डेफिनेशन फटाफट मेरे साथ बोलते चलो, जल्दी से बोलो। उभय विस्थापन अभिक्रिया जल्दी बताओ, बोलो भाई। हाँ क्या है? बोलो। दो यौगिक अपने
हाँ यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तुम लोग मेरे साथ बोल ही नहीं पा रहे, भूल जा रहे हो। एक बार जो बोल रहे हैं उसको याद करो कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यही ना है? हाँ, तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, क्या कहलाती है भाई? वाह, याद हो गया क्या? पक्का, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, यानी such a chemical reaction in which two compound exchanges their ions called double displacement reaction। यानी कहने का अर्थ है such a chemical reaction in which लिखेंगे भैया two compound exchanges their ions called double displacement reaction। displacement reaction called double displacement reaction। यानी उसको क्या कहेंगे हम लोग? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है ना? यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लो। हाँ बोलिए। अच्छा, आयनों का, अच्छा कंपाउंड। हाँ अच्छा, जो कमियां हो बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसीलिए ना बैठे हो, कमी निकालो केवल। अच्छाई तो पकड़ नहीं सकते हो, केवल कमी निकालने बैठे हो। अच्छी बात है, मिस्टेक है तो बताओ, अच्छी बात है। चलो अब देखो तो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या देख सकते हो भाई कि AB कोई कंपाउंड है, AB एक यौगिक है, और फिर CD एक यौगिक है। AB एक यौगिक है, CD एक यौगिक है, या XY एक यौगिक है। चलो पीछे एग्जाम्पल XY का लिए थे, यहाँ भी XY का ले लेते हैं। इसमें AB पॉजिटिव है, B निगेटिव है, X पॉजिटिव है, Y निगेटिव है, तो अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे। यानी पॉजिटिव निगेटिव के साथ, निगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो यानी अब देखोगे मेरे बाबू, सबसे पहले B किसके साथ होगा? X के साथ। और Y किसके साथ मेरे बाबू? Y किसके साथ? A के साथ। Y किसके साथ? A के साथ। यानी AY के साथ हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? हाँ, और तो क्या बनाएगा मेरे बाबू? अच्छा फटाफट देख लो क्या बनाएगा। देखो बहुत गंजुआ गया। क्या बनाएगा बाबू? क्या बनाएगा? XAY पहले बनाएगा AY प्लस क्या बनाएगा? XB यानी A पॉजिटिव Y निगेटिव, X पॉजिटिव B, यानी पहले Y किसके साथ था? X के साथ, और B किसके साथ था? A के साथ। अपने आयनों का आदान प्रदान किए कि नहीं किए? किए हैं। तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जाम्पल इसका क्या ले सकते हैं हम लोग? एक प्यारा सा एग्जाम्पल NaCl ले सकते हैं और AgNO
3 ले सकते हैं, AgNO3 ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल देखो मेरे बाबू, सबसे प्यारा प्यारा खूबसूरत सा एग्ज़ाम्पल देखोगे मेरे बाबू कि हमने लिया NaCl प्लस लिया AgNO3, इसको कहते हैं भैया सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसको कहते हैं बाबू लोग सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। अब देखो यहाँ एक समझो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव NO3, जैसे लिखे हैं वैसे ही होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर उसका एक फॉर्मेशन लिखा गया है, स्ट्रक्चर, रिएक्शन का स्ट्रक्चर लिख दिया गया है। अब उस आधार पे अब समझ ही गए, AgCl के साथ आएगा और NaNO3 बनाएगा, तो AgCl प्रिसिपिटेट के रूप में आएगा। AgCl किसके रूप में आएगा? अवक्षेप के रूप में आ जाएगा। पीछे पढ़ के आए हैं ना, अवक्षेप के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ देखोगे AgCl किसके रूप में आएगा? किसके रूप में आएगा? अवक्षेप के रूप में। तो क्या बनाएगा? AgCl, और यह अवक्षेप के रूप का साइन है। जब अवक्षेप निकलता है, प्रिसिपिटेट निकलता है, तो नीचे के तरफ एरो चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यानी यह क्या है भाई? AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है, यानी PPT, प्रीपीटी को क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट यानी अवक्षेप। हिंदी में क्या कहेंगे? अवक्षेप कहेंगे। और प्लस में क्या बन जाएगा? NaNO3 बन जाएगा, NaNO3। इसको कहते हैं भाई सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? यानी आयनों का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्लोरीन किसके साथ चला गया? Ag के साथ। NO3 किसके साथ आ गया? Na के साथ, Na के साथ आ गया। कोई दिक्कत है? इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? पक्का? नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो। हो गया बाबू लोग? आगे बढ़े हैं, एक दो एग्जाम्पल और देते हैं, एक दो एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल ले लो एक्स्ट्रा, एक एग्जाम्पल ले लो बाबू, बस एक एग्जाम्पल, उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लो। क्या लोगे भाई? CuSO4 का। हाँ बोलो, NCERT वाले लोग एग्जाम्पल बोल दो फटाक से। हाँ, Na2SO4 देखो, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड। देखो इसको कहते हैं भाई सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट कहते हैं। और इधर होता है बैरियम, RiUm बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड। इसमें ध्यान से देखोगे बाबू मेरे कि Na पॉजिटिव SO4 निगेटिव, दूगो है तो 2Na तो पॉजिटिव, यहाँ Ba प्लस 2Cl माइनस, Cl माइनस, इनकी वैलेंसीज है जो इस तरह से काम करी हैं। सोडियम की सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। देखोगे बाबू यही बना कैसे है, Na और SO4 है, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, तिरछा तिरछा करके लिखते हैं ना, तो ये बन गया Na2 और SO4 का 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से Ba बैरियम की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1, ये तिरछा तिरछी गुणा करके बना तो BaCl2 बन गया। नहीं समझ में आया? आया? यानी वैलेंसी के हिसाब से फार्मूला बना है। अब पॉजिटिव निगेटिव आपको पता चल रहा है, तो क्या बनाएगा? BaSO4, दोनों की वैलेंसी समान है, कट जाएगी, कट जाएगी, तो क्या बनेगा बाबू मेरे? आपको भी पता चल गया। अब आहिस्ता आहिस्ता यानी BaSO4 बन जाएगा, नॉट होल ट्वाइस, होल ट्वाइस नहीं आएगा। ये वैलेंसी समान है, कट के क्लियर, कट के क्लियर। जैसे देख लो, Ba की वैलेंसी 2 और SO4 की वैलेंसी, कुछ कह रही हैं क्या आप? बोलिए। ओ माय गॉड, यानी ऐसे बना फार्मूला। Na 1 है, सल्फेट 1 है और इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो बना तो Na2 बना। ये वैलेंसी है, न कि उसका नंबर है। यानी सोडियम 2 नहीं है, सोडियम 1 है। ये जो 2 दिख रहा है ये सल्फेट की
वैलेंसी है, सल्फेट की अब तो समझ में आ रहा है ना। यानी यहाँ देख रहे हो कि BaCl2 है, तो अगले चैप्टर में यानी जो आपका धातु अधातु चैप्टर है उसमें आपको बताया जाएगा कि बैरियम का ऑक्टेट बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बैरियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह दोनों इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक क्लोरीन Cl को दे देता है और एक Cl को दे देता है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं और एक यह आ जाता है, तो कितना हो गया अब 8 हो गए। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, यानी देखो 3 3 6 1 7 और एक आ गया तो कितना 8 और इसने 2 दे दिया तो इसके आउटर मोस्ट में भी कितना रह गया 8, यानी 2 8 2 2 8 2 हुआ 2 8 2। अरे आई एम सॉरी, बहुत है, बैरियम 55 होता है ना, आई एम सॉरी। बैरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 55 होता है ना। तो लंबा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, यानी बीच पीछे कितना बच गया 8 बच गया, पीछे कितना बच गया 8। तो यानी ये भी अपना क्या किया ऑक्टेट पूरा कर लिया और ये भी, लेकिन एक क्लोरीन आयन कितना इलेक्ट्रॉन लिया 2, तो 2 हो गया। ऐसे समझ में आया नहीं आया? आया। तो यानी एक बैरियम की 2 वैलेंसी किसके साथ सेटिस्फाइड हो रही है, क्लोरीन के 2 एटम के साथ, क्लोरीन के 2 एटम के साथ। ऐसे बना है। इसी को हमने आपको आसान भाषा में इस चैप्टर के लेवल लायक समझाया कि Ba है, Cl है, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बनेगा BaCl2। तो यहाँ समझ में आया। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है भाई 2 और एक कैंसिल आउट, तो क्या बन गया BaSO4, BaSO4। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। प्लस अब देखो भाई यहाँ कह रहा है कि सोडियम Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, कैंसिल आउट क्या बनाएगा NaCl। तो यहाँ क्या बन जाएगा NaCl। इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, बाकी हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यहाँ क्या बना बैरियम सल्फेट, क्या बना भाई बैरियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया बैरियम सल्फेट बन गया। उसके बाद क्या बना मेरे बाबू सोडियम क्लोराइड बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। क्लियर है। और यहाँ जो हमने एटॉमिक नंबर 55 लिखा है 56 होता है, आई एम सॉरी, एटॉमिक नंबर कितना होता है 56 होता है, क्षमा प्रार्थी। एटॉमिक नंबर कितना होगा भाई 56 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। तो ये एग्जाम्पल रहा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको डबल डिस्प्लेसमेंट के मिलेंगे जो अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे होंगे। क्लियर है। तो आयनों का आदान प्रदान होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे पहले इसको नोट कर लो भाई। हो गया। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब देखो, अब हम लोग पहले क्लास में अब इसके अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ेंगे। क्लियर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद। चैनलवा को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। है सर, नहीं समझ में आ रहा है? अब वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए और लाइक कमेंट करना तो भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। धन्यवाद आप सभी का।